For joining me, Smriti Irani ji, Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. स्मृति जी, आज हम डेवॉस में खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था, एक टारगेट भी रखा था कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आज जब आप डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, तो क्या भारत की ये कहानी इंडिया स्टोरी जो है बाकी दुनिया कैसे देख रही है? हिंदुस्तान देश भर में एक चर्चा तो है ही, लेकिन यहाँ पे डावोस में जहाँ विश्व भर की सरकारें आती हैं, विश्व भर के इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं, सबके बीच में एक ही चर्चा है, एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल, हमारा स्किल फोर्स को लेके। वर्क फोर्स बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड की, काबिलियत की दृष्टि से देखें तो हमारा स्किल फोर्स क्या है। 700 मिलियन हमारे देशवासी लिटरेट हैं, मतलब पढ़ लिख लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 600 मिलियन हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा है। इसमें आज अगर आप बाकी देशों के नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान की क्या क्या उपलब्धि रही। एक चर्चा रही कोविड से पहले कि क्या हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार जनता जनार्दन तक जो जरूरत की चीजें हैं लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचा सकती हैं। ये हमने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि 80 करोड़ नागरिकों को सतत 28 से 30 महीने तक घर तक राशन पहुंचाना मुफ्त में। जब देश कई वेस्टर्न वर्ल्ड में चिट पर लिख रहे थे किसको क्या वैक्सीन मिली है, हिंदुस्तान ने कोविन करके एक एप्लीकेशन बनाया, हर हिंदुस्तानी ने उसको अपनाया और 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस मुफ्त में हमारी सरकार ने मुहैया कराया। एक तरफ सरकार ने सामाजिक अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन साथ ही साथ रिफॉर्म का एजेंडा समाप्त नहीं हुआ, रुक नहीं गया। आज विश्व भर में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है वो हिंदुस्तान ने प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते पहले ही अपने कैबिनेट में ये निर्णय लिया। ग्रीन ग्रोथ जिसे कहते हैं और सस्टेनेबल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो विश्व के पटल पे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही भारत में आर्थिक नए आयामों को कहीं ना कहीं परिपक्व करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन स्मृति जी, विपक्ष का ये कहना है कि आप ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे लेकिन पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। आप कह रही हैं कि रिफॉर्म्स छोड़ा नहीं। वहां विपक्ष के कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी है और इसे आरबीआई ने भी कहा है और पुराने विशेषज्ञ जो है, जो कांग्रेस के समय भी रहते थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, उन्होंने भी कहा है कि ये बैंकरप्ट कर देंगे। तो एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ओल्ड पेंशन स्कीम और ये जो मुफ्त का राशन है ये भी चलता जा रहा है। कोविड हालांकि अब खत्म हो गया है, तो क्या ये रेवड़ियों का जो कल्चर है ये किसी न किसी तरीके से चल रहा है? मुझे लगता है कि 2-3 सवालों को आपने एक ही सवाल में मिश्रित किया है। सबसे पहले तो चलें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें। साधारण नागरिक को पहले तो कहीं ना कहीं अपनी वार्ता के माध्यम से बतलाना पड़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या फर्क है। नाविका जी, आप भी कामकाजी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड में आपका योगदान होता है, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत शायद आपकी कंपनी भी योगदान करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जितना आप अपनी लास्ट सर्विस में, कोई भी जो अफसर है लास्ट सर्विस में जितनी भी उनकी आय थी उसका 50% उनको पेंशन में मिलता था। जो नई पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत जो सरकार ने प्रस्तावना की, और ये भी ध्यान रखें ये प्रस्तावना अफसर्स के माध्यम से ही आई, ये नहीं है कि नरेश का कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप इसको क्वांटिफाई करें कि लगभग कितने रुपए होंगे सालाना, 1,500 से 2,000 रुपए। लेकिन अगर आप ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप अगर ऑफिसर हैं तो आपको टैक्स की डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख तक की। अगर आप ऑफिसर हैं और रिटायर कर रहे हैं तो आपको सीजीएचएस के माध्यम से आपकी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी उसकी मुफ्त की सेवा मिलती है। अगर आपको कहीं डायग्नोस्टिक्स करना है वो आपको रिबेट पे मिलता है। अगर आपको कहीं दवाइयाँ चाहिए तो आपको रिबेट पे मिलता है। तो एक सिस्टम जो आपने कहा, विशेषज्ञ जो कांग्रेस सरकार का हिस्सा रह चुके हैं बार बार कह रहे हैं कि जनता की तिजोरी में जो जनता की तिजोरी का पैसा है उसको जनता के लिए ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें और आप उस पैसे को लेके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश ना करें। तो आप जनता से ही पूछ लीजिए,
आप प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, क्या आपको वो सुविधा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम कहता है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक ऑफिसर 1,500 रुपए सालाना नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में निश्चित रूप से भुनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या जनता का पैसा जनता से छीनना कांग्रेस की आदत सी नहीं लगती आपको? लेकिन रेवड़ियां तो फिर आपकी सरकार भी बेच रही। मैं इसलिए डिफर करती हूँ नामिका जी, आज यही एक चर्चा से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ जो स्वास्थ्य के एक इकोसिस्टम से संबंधित है। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम चलाता है। विशेषतः प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की जब कल्पना की, तब उस कल्पना नहीं बल्कि उस हकीकत के अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवार, इसका मतलब लगभग 40 से 50 करोड़ नागरिकों को जो गरीब हैं, उनको देश के 26,000 अस्पतालों में 1300 से ज्यादा जो हमारी अलग अलग प्रकार की डिजीज हैं उससे जूझने के लिए 5 लाख सालाना उसकी मदद मिलती है। इसके अंतर्गत साथ ही अगर आप आज आंकड़ा देखें आयुष्मान भारत का, तो हर मिनट में 26 से 28 लोग इसकी सेवा, गरीब लोग इसकी सेवा प्राप्त करते हैं और हर मिनट में लगभग 120 नए लाभार्थी आइडेंटिफाई होते हैं। अब आप अगर इसको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखें तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है? अगर आप कहते हैं कि आज इंश्योरेंस बैक्ड, गवर्नमेंट बैक्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, तो क्या वो गरीब आदमी के हाथ में और कंजम्पशन और परचेजिंग पावर को बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है, क्योंकि गरीब के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन जो था वो हेल्थ केयर का बर्डन था। अब ये सरकार कहती है चलिए हम आपके इस बर्डन में इजाफा नहीं करते, इसको घटाते हैं। आपके पास जो साधन अब आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध होंगे उसको आप अपने परिवार के शिक्षा में लगाएं, उसको आप कंजम्पशन में लगाएं, आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाएं, इकोनॉमी को फ्यूल करें। नहीं तो आप जो करें, अगर बूढ़े लोग हैं जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा है, मैं दोबारा कह रही हूँ उनकी ओल्ड एज में इन्वेस्टमेंट करना, मैं दोबारा कह रही हूँ, पहली बात, ओल्ड पेंशन स्कीम एक ब्यूरोक्रेसी से संबंधित चीज है। अफसर जो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है उनसे संबंधित है। वो अपनी जहां से वो रिटायर होते हैं जितना कमा रहे थे उसका 50% पाना उस स्कीम के अंतर्गत, और उसमें एक अफसर का कंट्रीब्यूशन 1,000-1,500 रुपए होना। आप मुझे कह रहे हैं कि जिनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, जिनके पास ये सारी, और ये पूरा सिस्टम पॉलिटिशियन ने नहीं बनाया, ऑफिसर ने ही नियुक्ति है। आप बहुत ही सच्चाई से बताएं, क्या आप उनकी पीठ थपथपा सकते हैं? लेकिन कम्पेटिटिव राजनीति तो है, ये जनता का पैसा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव राजनीति है। एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने इस सरकार में कहा जनता के पैसे को शिक्षा में डालिए, हेल्थ केयर में डालिए। अगर पैंडेमिक के दृष्टिकोण से 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देना है उसमें डालिए। आपको इससे क्यों ऐतराज हो सकता है? अगर राजनीति में अगर अलग अलग पार्टियां अपने स्टेटमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, भारत सरकार के अफसर अगर भारत की समृद्धि के लिए, भारत के संरक्षण के लिए निर्णय ले रहे हैं, और इस निर्णय का समर्थन वो लोग भी कर रहे हैं जो कांग्रेस को इकोनॉमिक एजेंडा बताते थे, इसमें आप बताइए गलती किसकी है? उनकी, जो कुछ भी करें ताकि सत्ता हत्याएं, और सत्ता हत्याने के बाद क्या करते हैं? 2 लाख करोड़ का बर्डन, आर्थिक बर्डन भारत सरकार लेती है ताकि जो एनर्जी सप्लाई सिस्टम्स हैं वो अफोर्डेबल हों। ठीक है, एक बहुत बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूक्रेन और रशिया के जो इस वक्त हालात है उसको लेकर है, लेकिन जहां पर विपक्ष की पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद क्या करती है? तुरंत दाम बढ़ा देती है, और अगर पत्रकार जाके पूछे तो हमसे क्यों पूछो, जाओ उस मुख्यमंत्री से पूछो। तो इस प्रकार का पॉलिटिकल एरोगेंस जो विपक्ष में है, उसके बारे में कहीं ना कहीं एक चिंतन भारत में है कि अगर वाकई में विषम परिस्थितियों से भारत को उभारना हो, और वो विषम परिस्थितियां ग्लोबल इकोनॉमी में दिखाई दे रही है, तो आपकी सही पॉलिटिकल चॉइस फॉर लीडरशिप क्या होगी? तो आज भी रेजोल्यूटली हिंदुस्तानी कहते हैं एक ही चॉइस है, नरेंद्र मोदी। लेकिन यहाँ डावोस में अगर कुछ राज्य इस तरह की एक्सट्रावेगेंट स्कीम्स में जाएं, रिफॉर्म्स से परे जाएं, तो दुनिया कैसे हमें देखती है एक देश के मामले से? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये सब करते हुए हम पाकिस्तान की तरफ नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं, 2 चीजें हैं यहाँ पर। देश भर की अर्थव्यवस्था के जो विशेषज्ञ हैं,
विश्व भर के जो अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो निवेश करते हैं, इमर्जिंग स्किल सेट्स में जो निवेश करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स लेकर पार्टनरशिप्स को और भी समृद्ध करेंगे हिंदुस्तान में, उन सब का जमावड़ा चर्चा की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, पॉलिसी मेकिंग की दृष्टि से, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स की दृष्टि से यहाँ होता है। एक नैरेटिव रहा वर्षों वर्ष तक कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार इतनी प्रतिबद्ध नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तानी चाहे किसी भी राज्य से हो, और कई विपक्ष के भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, लेकिन सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान को स्वीकार किया है, that when you say that a financial or an economic investment agenda or partnership fails in a state, it is not that state that fails, it is India that carries the burden. तो हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते घर पे जिसको जितना झगड़ना है, जिसको जितना द्वेष व्यक्त करना है, जिसको जितने झगड़े करने करें, लेकिन जब हिंदुस्तान के बाहर कदम रखें, हम याद रखें राष्ट्र हमारा है, चाहे राजनीति हमारी कोई भी क्यों नहीं।